और मेरा भाई कैसा है, पढ़ लिख रहा है, पेपर आ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई चल रही, सब सही। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑपरेशंस किससे कहते हैं, उसकी वर्किंग क्या थी, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सारे इंस्ट्रक्शन सेट में कैसे माइक्रो ऑपरेशंस को लिखते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट। हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या होता है? सिंपल सी बात, अब देखो जैसे मेरे पास से पड़ा है रिमोट। अब रिमोट में सर्किट होगा, रिमोट में अलग अलग सर्किट्स होते हैं, स्मॉल सर्किट्स होते हैं। अब जैसे मैंने ये वॉल्यूम अप का बटन दबाया, वॉल्यूम का जब बटन दबाएंगे तो क्या होगा? एक पहले इसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, पहले इस रिमोट को इंस्ट्रक्शन मिलेगा जो कि मैंने दिया। लेकिन अगर सिस्टम में होता तो उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता और इंस्ट्रक्शन वो फेच करता। तो इंस्ट्रक्शन पहले फेच होगा ना, इंस्ट्रक्शन फेच हुआ, जैसे मैंने बटन दबाया इंस्ट्रक्शन इसको मिला, इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद वो डिकोड होगा कि ये जो मैंने बटन दबाया इसका मतलब क्या है। अब जब इसको ये पता चल जाएगा कि वॉल्यूम अप करना है तो उसके लिए सर्टेन माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होंगे, मतलब छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन, जो कि कौन रिलीज़ करेगा? कंट्रोल सिग्नल। जब अपने कंट्रोल यूनिट जब अपने सिग्नल्स रिलीज़ करेगा तभी तो वो इंस्ट्रक्शन होंगे, तभी तो वो इंस्ट्रक्शन जनरेट होंगे और उसी के आगे काम होगा। ठीक, तो सबसे इम्पोर्टेंट की चीज़ क्या है यहाँ पे? कंट्रोल यूनिट ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? कंट्रोल यूनिट बनाना। कंट्रोल यूनिट बनाने के लिए एक मेथड है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट ना, दिस इज़ अ टाइप ऑफ कंट्रोल यूनिट ना। अब इसमें पहले दो मेथड हम पढ़ेंगे। पहला है कि स्टेट टेबल मेथड, दूसरा है डिले एलिमेंट मेथड या फ्लो चार्ट मेथड जो कह लो। ठीक, अब हमको क्या चाहिए इसमें देखते हैं, इसमें ये क्या बना है सब। ये पहली बात तो ये जो बना है ये है कंट्रोल सिग्नल। ठीक, ये सब जो ब्लॉक्स में बने हैं ये सब है कंट्रोल सिग्नल। अब ये बताओ कि कंट्रोल यूनिट होता कहाँ पे? कंट्रोल यूनिट कहाँ पे होता है? कंट्रोल यूनिट मेमोरी के अंदर होता ना, कंट्रोल यूनिट होता है प्रोसेसर के अंदर। तो कंट्रोल यूनिट होता है प्रोसेसर के अंदर। और कंट्रोल यूनिट का वर्क क्या है? कंट्रोल यूनिट क्या देता है? कंट्रोल यूनिट प्रोड्यूस करता है कंट्रोल सिग्नल्स ना। और कंट्रोल सिग्नल क्या करते हैं? कंट्रोल सिग्नल अपना अपना काम करते हैं, मतलब ट्रिगर देते हैं कि कौन से टाइम पे कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉलो होना चाहिए। ठीक, अब कंट्रोल यूनिट को कब काम करेगा? मतलब कंट्रोल यूनिट खाली पड़ा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि हमको ये इंस्ट्रक्शन करना है, हमको ये काम करना है? तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? इनपुट की ज़रूरत है। और यहाँ पे इनपुट कौन है? इनपुट कौन होगा? अब जब तुमने वो बटन दबाया, उस बटन दबाने क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन ना। तो जब तक तुम इंस्ट्रक्शन इसको नहीं दोगे, जब तक तुम इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे कंट्रोल यूनिट को, तुम इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे, वही तो इनपुट है। बुक में ये थोड़ी ना लिखा होगा, बुक में ये नहीं समझाते कि ये इनपुट क्या है बुक में। तो भैया इसमें समझना पड़ेगा कि ये जो इनपुट है ये इंस्ट्रक्शन है, ये इनपुट ये इंस्ट्रक्शन है ना। तो जब हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं कंट्रोल यूनिट को तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है और ये सिग्नल्स आगे ट्रिगर करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को कि आगे क्या क्या वर्क होगा ना। ठीक, इतनी वर्किंग समझ में आई कंट्रोल यूनिट की। अब ये देखते हैं स्टेट टेबल मेथड ना, स्टेट टेबल मेथड। तो स्टेट टेबल मेथड देखने के लिए पहले हम क्या देखते हैं? 1 2 3 4 क्या कहते हैं? रोज़ कॉलम, कॉलम ना। चलो ये कॉलम मान लिया हमने। तो कॉलम डिफरेंट कॉलम क्या डिनोट कर रहे हैं कि ये सब इनपुट्स हैं। इनपुट क्या है? यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हो गए। और ये जो डिफरेंट रोज़ हैं ये क्या है? स्टेट्स। स्टेट लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, स्टेट क्या होती है? टी स्टेट। टी स्टेट यानी हर एक साइकिल के बाद या हर एक ट्रांजिशन साइकिल में कौन सा इनपुट होना चाहिए। अब समझ लो ये क्या है? कंट्रोल सिग्नल्स हैं। ये कंट्रोल सिग्नल, ये कंट्रोल सिग्नल इस इनपुट पे और इस स्टेट पे हमें C11 यानी ये कंट्रोल सिग्नल मिला ना। ठीक, तो मतलब इसका क्या है? अब इसको ऐसे देखो कि जैसे तुम्हारा रिमोट था, रिमोट में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वॉल्यूम अप डाउन, चैनल आगे पीछे। ठीक, एक छोटा सा रिमोट, ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं।
हमको बनाना है हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट, है ना। तो वॉल्यूम अप डाउन ये नीचे, तो उसको 4 उसमें समझ लो कि समझ लो ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। अभी यहाँ पे बेसिक में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवीज़न, ठीक, ये 4 करना है। अब हर एक चीज़ को करने के लिए इंस्ट्रक्शन सेट अलग अलग होंगे, प्लस में प्लस ही होगा, माइनस में माइनस होगा, ठीक। तो इसमें ये अगर तुम्हारा ऐड का इंस्ट्रक्शन है तो ऐड के इंस्ट्रक्शन के लिए पहले फैचिंग होगी। पहले स्टेट में क्या होगा, पढ़ा था ना, याद है लास्ट क्लास में क्या बताया था, पीसी से एम ए आर से जाएगा मेमोरी में, एड्रेस बस के थ्रू वहाँ पे मेमोरी मिलेगा, मेमोरी से डेटा आएगा, डेटा बस के थ्रू कहाँ पे जाएगा, एम बी आर से कहाँ जाएगा, आई आर से जहाँ जाना हो जाएगा। तो मतलब पहली स्टेट, दूसरी स्टेट, तीसरी स्टेट इसमें फैचिंग में चली गई। आगे की जितनी स्टेट्स होंगी उसकी डिकोडिंग तो साथ ही साथ हो जाती है, फैचिंग के साथ साथ ही डिकोडिंग हो जाती है। फिर आगे एग्जीक्यूशन होगा अगली स्टेट में। फिर अगली स्टेट में क्या होगा, अगली स्टेट में क्या स्टोर करेंगे। अब स्टोर करने के बाद ख़त्म करेंगे, प्रोसेस को अपना एंड करेंगे ऐसे सब्ट्रैक्शन के साथ, ये सब। तो ये था स्टेट टेबल मेथड। अब स्टेट टेबल मेथड बहुत ही आसान होता है, सिंपल सा, हमें पता चल रहा है कहाँ कहाँ फैचिंग करनी, कहाँ कहाँ डिकोडिंग, एग्जीक्यूशंस, हर एक चीज़ तो पता चल रही है। दिक्कत क्या है, यही क्यों नहीं कर लेते, आगे क्यों जाना पड़ेगा हमको। तो इसमें ड्रॉबैक ये है कि जैसे ऐड के लिए एक इंस्ट्रक्शन सेट अलग, पूरा अलग है, वैसे सब्ट्रैक्शन के लिए पूरा इंस्ट्रक्शन सेट अलग है। हर एक टी स्टेट में अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट हैं। तो सबके लिए अब समझ लो ये छोटा सा है, खाली हम 4 ऑपरेशंस कर रहे हैं तो इतना लंबा सा तुम्हारा चार्ट बन गया। अब जब तुम्हारे थाउजेंड्स ऑफ ऑपरेशंस होंगे तो कितने ज़्यादा इंस्ट्रक्शन सेट होंगे, और इतने ज़्यादा इंस्ट्रक्शन सेट होंगे तो उसमें कुछ चीज़ें कॉमन भी तो होंगी। अब जैसे इन्हीं चारों को ले लो तो पहली 3 स्टेटें जो फैचिंग वाली हैं वो तो सेम होगी और स्टोरिंग भी सेम होगी, मतलब बीच की कुछ यूनिट्स ही तो डिफरेंट होगी, बीच की एग्जीक्यूशन यूनिट ही तो डिफरेंट होगी, बाकी तो सेम होगी ना। तो इसीलिए ये जो मेथड है, ड्रॉबैक इसका ये है कि इस बहुत सिंपल तो है लेकिन बहुत ज़्यादा क्या डाइवर्सिफाइड होने के कारण या बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन सेट होने के कारण ये लैग करती है, ठीक। अब इसके ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए हमने नया सेकंड मेथड का इस्तेमाल किया। सेकंड मेथड में हमको मिलता है डिले एलिमेंट मेथड। अब डिले एलिमेंट क्या होता है, डिले पढ़ा, चलो अच्छा यहाँ देखते हैं। फ्लो चार्ट मेथड, फ्लो चार्ट में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पढ़ा था, स्टार्ट के C1 वही है, स्टेट है समझ लो, ठीक। तो C1 में हम क्या करते हैं, PC से MAR, आगे पता है ना क्या क्या करते हैं, तो लास्ट वीडियो उठा के देख लेना, बहुत काम आएगी, उसके बिना ये सब बेकार है पढ़ना। तो C1 के बाद सेकेंड टी स्टेट, थर्ड टी स्टेट, उसके आगे अब समझ लो हम इसमें 2 प्रोग्राम, ये जो फ्लो चार्ट है किसी प्रोग्राम का ले लेते हैं कि अगर सब्ट्रैक्शन और एडिशन का ले ले, ठीक। अब 2 है हमारे पास, 2 ऑपरेशंस है तो 2 वेरिएबल लगेंगे, 2 बिट्स लगेंगे, और 2 बिट्स क्या 0 1 ले लेते हैं, 0 पे ऐड, 1 पे सब्ट्रैक्ट, ख़त्म, ठीक। तो चालू करते हैं, स्टार्ट किया, C1 फैचिंग किया 3 स्टेट में, ठीक। अब हमको पता करना है कि ये x अगर 0 है, अगर x तुम्हारा 0 होगा, x 0 होगा तो यहाँ पे जाएगा, x अगर 0 नहीं होगा तो इधर जाएगा, ठीक। अगर तुम्हारा x 0 है तो C4 में जाएगा, और C4 में ये क्या है, ऐड का, अगर नहीं है तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस होकर उसके बाद यहाँ पे स्टोरिंग होगी, स्टोरिंग के बाद प्रोसेस एंड कर देंगे, ठीक। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसमें एक एलिमेंट और भी ऐड करना पड़ेगा ना। अब जैसे हमने पढ़ा था, कोई भी काम धड़ाधड़ मतलब साइमल्टेनियसली तो होता नहीं है, थोड़ा सा ब्रेक लगता है। हर एक टी स्टेट होता है, मतलब टी स्टेट के हिसाब से इंस्ट्रक्शन काम करते हैं ना। पहले टी स्टेट में कुछ इंस्ट्रक्शन, मतलब हर टी स्टेट के साथ साथ हर इंस्ट्रक्शन सेट अलग होता है ना, ठीक। तो हर एक टी सेट के बाद एक डिले आता है ना, कितने का, 1 क्लॉक साइकिल, यानी कि 1 सेकेंड समझ लो, 1 क्लॉक साइकिल का डिले आता है। और उस डिले एलिमेंट को लगाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे
हम यूज़ करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप ना, डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ा है, डी फ्लिप फ्लॉप, अरे वही चप्पल वाले हैं। डी यानी डीले एलिमेंट, ये डी जो है ये डीले एलिमेंट वाला फ्लिप फ्लॉप है, समझे। अब जैसे ही ये लग जाएगा तो यहाँ से जब सिग्नल रिलीज़ होगा, यहाँ से जब सिग्नल रिलीज़ होगा, जैसे यहाँ पड़ा था कंट्रोल सिग्नल रिलीज़ हुआ, उसके बाद जैसे ही डीले एलिमेंट लग गया तो ये 1 सेकंड होल्ड कर जाएगा, 1 सेकंड होल्ड कर जाएगा। उसके बाद ये दूसरा, वैसे इसके बाद यहाँ पे एक और डीले एलिमेंट लगाएंगे, छोटा सा बना लेते हैं, ठीक, बना लेना थोड़ा बड़ा, अच्छा बना ही दे। C3 यहाँ आ गया, एक डीले एलिमेंट यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ फिर C3 होगा। अब C3 के बाद भी तो डीले चाहिए, C3 के बाद भी डीले चाहिए, तो यहाँ C4 और C5 यहाँ पे डीले लगा देते हैं ना, मतलब हर एक कंट्रोल सिग्नल के बाद एक डीले चाहिए हमें, ठीक। उसके बाद इसके बीच भी तो एक डीले चाहिए, मतलब जैसे तुम्हारा ऐड हुआ, ऐड और स्टोरिंग के बीच जब तक ऐड नहीं होगा स्टोर कहाँ से करोगे, तो उसके बीच एक क्लॉक साइकिल की ज़रूरत पड़ेगी। उस क्लॉक साइकिल को कैसे अचीव करोगे, डीले एलिमेंट के थ्रू, तो यहाँ भी हम डीले लगा देते हैं, ठीक, तभी तो अचीव होगा। अब यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो जो इंजीनियरिंग पढ़ने आए वहाँ तक ये पढ़ लेंगे, लिख के आ जाएंगे। लेकिन भैया जिनको इंजीनियरिंग से कुछ करना है या जुगाड़ लगाना है तो पूछेंगे भैया यहाँ 2 क्यों लगाया, इसके बाद हमको डीले चाहिए तो डायरेक्ट यहाँ लगा देते हैं। यहाँ दो डीले एलिमेंट लगाने की क्या ज़रूरत है, 2 डी फ्लिप फ्लॉप की क्या ज़रूरत है, फालतू में पैसा क्यों बर्बाद करेंगे, फालतू में पैसा क्यों बर्बाद करें, अपना टाइम क्यों बर्बाद करें इनके कनेक्शन में। एक डीले एलिमेंट यहाँ पे लगा देते हैं, एक डीले एलिमेंट यहाँ पे लगा देते तो यहाँ 2 क्या डी फ्लिप फ्लॉप का खर्चा बच जाएगा। वैसे ही जब इनमें से कोई एक ही ऑपरेशन होना है ना, इनमें से कोई एक ही ऑपरेशन होना है तो यहाँ भी 2 डीले एलिमेंट लगाने की क्या ज़रूरत है। जब इनमें से कोई एक ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे एक डीले एलिमेंट लगा देते हैं, कोई एक निकलेगा डीले एलिमेंट से निकलेगा, उसके बाद इसको C6 मिल जाएगा, यानी स्टोर कर जाएगा, स्टोर के बाद प्रोसेस तुम्हारा एंड हो जाएगा, ठीक। ये समझ में आया। यानी कि डीले एलिमेंट्स क्या करते हैं, डीले एलिमेंट देते हैं हमें एक क्लॉक साइकिल का डीले, और डीले किसके लिए ज़रूरत होता है, डीले से का इम्पोर्टेंस क्या होता है, डीले नहीं होगा तो हम इंस्ट्रक्शन सेट को कैसे, बिना क्लॉक साइकिल के हम कैसे पता चलेगा कौन सी टी स्टेट है, कौन सा इंस्ट्रक्शन सेट फॉलो करना है हमें, इसलिए डीले एलिमेंट की ज़रूरत होती है। अब चलो ये तो 2 इंस्ट्रक्शन सेट थे, 2 और बढ़ा देते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी ऐड कर देते हैं। अब 4 ऑपरेशंस हो गए, यानी 2⁻², यानी 2 बिट के होंगे, 0 0 0 1 और 1 0 1 1, ठीक, समझ में आया। 4 ऑपरेशंस हैं तो 2 बिट के होंगे। इसके ऑप कोड्स, क्या ऑप कोड क्या होता है, ऑप कोड क्या होता है, इस ऑपरेशन का कोड, कि मतलब जब हमको 0 0 मिलेगा तो हमको ऐड करना है, 0 1 मिलेगा तो सब्ट्रैक्ट करना है। ऑपरेशन का कोड समझ लो, ठीक। होता कुछ और है, थोड़ा डीप है, आगे बताएंगे। ऑप कोड अभी सिंपली यहाँ ये समझो कि ये इंस्ट्रक्शन का कोड है, ठीक। अब इसका फ्लो चार्ट बनाओ, बना चलो इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक। रेड पेन से लगाते हैं, पहले स्टार्ट किया, ठीक। उसके बाद C1 C2 C3 सेम है, ठीक। फैचिंग तो सेम होगी ना 3 स्टेप्स में। उसके बाद अब चेक करेंगे इफ़ x = 0, अगर x 0 है यानी x 0 है तो फिर आगे चेक करेंगे कि y तुम्हारा 0 है या नहीं। अगर y 0 है और इफ़ y = 0, या इज़ लिखते हैं ना, इज़ लिखते हैं,
ठीक। इसके आगे यहाँ इंस्ट्रक्शन सेट सही जा रहा है। जब डिसीजन बॉक्स बनाया है तो उसका भी तो बनाओगे, ठीक। अब यहाँ पे कौन C4, C5, C6, C7, ठीक। दो ऐड करें, चारों ऐड कर दें। क्या करें, क्या करें, कोई एक ही काम होगा ना, एक ही में जोड़ दें। हैं C8 आगे एंड, ठीक। सन में आया, नहीं आया। पहले 3 स्टेप में फैचिंग होगी, उसके बाद अगर तुम्हें 0 मिलेगा तो तुम, अगर यस इधर है, नो इधर है, ठीक। 0 मिलेगा तो 0, अगर 0 मिलेगा तो इधर जाएंगे, नहीं तो इधर जाएंगे, इधर जाएंगे या तो इधर जाएंगे, ठीक। अब चलो तुमको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो तुम्हें क्या ऑपकोड है तुम्हारा ऐड का? 0 0 0 0, यानी कि फैचिंग हुई, फैचिंग के बाद 0, यस पे जाना पड़ेगा। यस पे तुम्हें चेक करोगे कि वाई की वैल्यू 0 है या नहीं। 0 की वाई की वैल्यू अगर 0 है तो तुम इधर जाओगे और यहाँ पे तुम्हें फैच मिलेगा, यानी कि ऐड मिलेगा, ठीक। ऐड मिलेगा। वैसे ही अगर तुम्हारा 0 1 है तो यहाँ जाओगे, 1 0 है तो यहाँ उसके बाद स्टोर करेंगे रिज़ल्ट को, उसके बाद एंड करेंगे प्रोसेस। समझ में आया है फ्लो चार्ट कैसे बनता है? और डिले एलिमेंट्स हर जगह लगा लोगे ना, ठीक। ये तो रहा ये ऐसे, समझ में आया? अब हम क्या सीखेंगे? हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि इसी फ्लो चार्ट को हम इसमें सर्किट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आएगा VCC, वोल्टेज मिला। वोल्टेज के बाद क्या मिलेगा? रुक जाओ। तो जब यहाँ पे VCC मिलेगा यानी कि वोल्टेज मिलेगा, फिर आगे क्या होगा? जैसे करंट मिलेगा फिर यहाँ पे C1 रिलीज़ होगा। C1 रिलीज़ होगा, उसके बाद यहाँ पे एक डिले एलिमेंट आएगा, फिर से C2 रिलीज़ होगा, फिर से डिले एलिमेंट आएगा, फिर से C3 रिलीज़ होगा, उसके बाद डिले आएगा। ला दो, क्या दिक्कत है? डिले आया, उसके बाद हम डिसीजन बॉक्स बनाएंगे। डिसीजन बॉक्स कैसे बनाते हैं? यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एंड गेट का, ठीक। एंड गेट का, ठीक। चलो, अगर यहाँ पे तुम ले लो x, यहाँ ले लो x, ले लो यहाँ x डैश ले लो। यहाँ पे वैल्यू 1 ही आ रही है ना, यहाँ से करंट गुजरा, यानी यहाँ पे वैल्यू 1 है ना। ये हॉट वायर है ना, हॉट वायर है मतलब इधर भी 1 इधर भी 1, ठीक। अब देखो, तुम्हें ऐड के लिए चाहिए था 0 इस टेबल के हिसाब से, और सब्ट्रैक्ट के लिए चाहिए था 1, ठीक ना। ऐड के लिए चाहिए था 0, सब्ट्रैक्ट के लिए चाहिए था 1। पहला सिग्नल, दूसरा सिग्नल, तीसरा सिग्नल अपने अपने टाइम पे रिलीज़ हुए और फैचिंग हो गए किसकी? कि हमको चाहिए, मान लो ऐड चाहिए, इंस्ट्रक्शन में मिला ऐड। अब इंस्ट्रक्शन में मिला ऐड, तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू तो तुम्हारी 1 है, यहाँ पे वैल्यू 1, यहाँ पे वैल्यू 1। तुम्हें x की वैल्यू क्या मिली है? 0। तो यहाँ x डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? x डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? x डैश की वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 और 1 क्या हो जाएगा? एंड गेट से निकलेगा यहाँ पे 1, ठीक। अब जब यहाँ पे इसका कौन है? यहाँ पे इसका सिग्नल है कंट्रोल C4। C4 क्या शो करता है? कि ये एक ऐड का इंस्ट्रक्शन सेट है, ठीक। एडिशन का ये इंस्ट्रक्शन सेट है, ये मान लो ये ट्रिगर कंट्रोल सिग्नल है उसका, ठीक।
अब आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो जब या ये वाली ट्रू होगी कंडीशन तो ये वाली फॉल्स होगी ना, चेक करते हैं। जब तुमने x0 लिया तो यहाँ पे x0 होगा, और एंड गेट में कोई एक भी इनपुट 0 हो तो यहाँ पे 0 आएगी, तो ये जो C4 रिलीज़ होने वाला, C5 रिलीज़ होने वाला होगा, ये नहीं होगा, ठीक, ये नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या बनाएंगे, आगे 2 इनपुट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कौन सा गेट बनेगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा ना। दोनों पेयर तो काम नहीं करेंगे एक साथ, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ तो काम करेगा नहीं, कोई एक ही काम करेगा। यानी कि हम और गेट ले लेते हैं, और गेट से इसको हम स्टोर करा लेंगे, या सीधा सिग्नल दे दिया हमने C6, उसके आगे तुम एंड कर दो प्रोसेस को, ठीक। समझ में आया? ऐसे हम बनाते हैं इसका सर्किट, ठीक। चलो, अच्छा बन गया, छोटा बन गया, फ्लो चार्ट मेथड भी आ गया। तो क्या यही पेपर में आएगा? सही। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट के ऊपर हर साल, 90% चांसेस हमेशा रहते हैं, और ये वाला क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। तो लेकिन कॉपी में तो ऐसे नहीं बना है। कॉपी में कैसे बना है? कॉपी में कुछ अजीब तरीके से बना है। फ्लो चार्ट मेथड तो पढ़ाया ही नहीं गया। तो फ्लो चार्ट मेथड मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि इसी के ड्रॉबैक से आगे बनेगा जो हम पढ़ेंगे। ओरिजिनल चीज़ जो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट है, जो तुमने पढ़ा है कॉपी में, बुक में, कॉलेज में, वो इसी का ड्रॉबैक है। जब तक तुम्हें ये नहीं समझ में आए कि इसने किया क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है, तब तक वो पढ़ने का मतलब क्या है, ठीक। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो, तुमने ये सब बना लिया, ठीक। तुमने सर्किट बना लिया, सर्किट बनाया। अब तुम ये देख रहे हो जो डी 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 हर जगह लगा पड़ा है, डी फ्लिप फ्लॉप्स हर जगह सर्किट में यूज़ हुए हैं। सारे एक साथ तो यूज़ नहीं हो रहे हैं ना, सारे साइमल्टेनियसली एक साथ तो नहीं वर्क कर रहे हैं ना, कि सारे एक साथ डिले दे रहे हैं। जब यहाँ C1 हो रहा है, उसके बाद C1 और C2 के बीच में पहला डिले होगा, फिर ऐसे ही, मतलब एक टाइम पे एक ही डी फ्लिप फ्लॉप एक्टिव होगा या हॉट होगा, यानी कि एक टाइम पे एक ही डी फ्लिप फ्लॉप वर्क कर रहा होगा, यानी हॉट होगा। अब जब एक टाइम पे एक ही कर रहा है, और हम समझ लो बना लिया हमने, क्या पूरा सर्किट बना लिया। हम देख रहे हैं हमारा करंट जा रहा है, पहला डी फ्लिप फ्लॉप एक्टिव हुआ, बाकी के समझ लो बहुत बड़ा हमने सर्किट बना लिया। ये तो छोटा सा है, बहुत बड़ा सर्किट बना लिया, खाली एक डी फ्लिप फ्लॉप एक्टिव है, बाकी के जितने पड़े हैं 100 समझ लो पड़े हैं, तो 100 के 100 ऐसे खाली पड़े हैं, खाली एक ही एक्टिव है, तो बाकी क्यों खाली क्यों पड़े हैं? जब हमको एक ही की ज़रूरत थी, एक टाइम पे एक ही एक्टिव है, तो बाकी बनाने का मतलब क्या है? तो ऐसा सर्किट बनाने से अच्छा हम ना ही बनाए तो कोई वो है। बना तो लिया सर्किट, लेकिन जब सब वेस्टेज है, इतना पैसा बर्बाद कर दिया, तो मतलब क्या उस सर्किट बनाने का? तो इसीलिए ये जो इतने सारे डी फ्लिप फ्लॉप हैं, और सबका यूज़ खाली एक ही टाइम, मतलब एक ही बार हो रहा है ना। जब इंस्ट्रक्शन कंट्रोल सिग्नल्स निकलते हैं तो उसके डिले एलिमेंट साइमल्टेनियसली एक साथ तो होता नहीं, एक टाइम पे एक ही होता है, यानी कि बाकी की डिले एलिमेंट्स ऐसे सिंपल पड़े होते हैं, ठीक। दिख रहा है ना? तो मतलब बाकी के डिले एलिमेंट्स ऐसे खाली पड़े होते हैं। आगे तो मतलब बाकी की डी फ्लिप फ्लॉप खाली पड़े होते हैं, खाली एक्टिव एक ही होता है, हॉट एक ही होता है, बाकी सब खाली पड़े हैं। तो ऐसा कुछ नया सर्किट डिज़ाइन किया जाए जिसमें एक बड़ा सा डी फ्लिप फ्लॉप लगा दे, जो बार बार उसको ट्रिगर करे सर्किट को कि किस टाइम पे कौन सा काम करना है। इसीलिए ये मेथड यहाँ पे फेल हो जाता है। इसके लिए आगे क्या करते हैं, हम दूसरा पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, बता रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप है, इसमें ये जो फ्लो चार्ट है, अंधेरा हो गया,
ये जो फ्लिप फ्लॉप है, फिर से ये जो फ्लो चार्ट है, इसमें जो डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं इनको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हटा दिया सबको एक साथ, ठीक, और जहाँ लगे, और वहाँ पे हमने एक ट्रिगर पॉइंट बना दिए, ठीक, वहाँ पे हमने ट्रिगर पॉइंट बना दिए, वहाँ पे हमने ट्रिगर पॉइंट बना दिए, ठीक, और इन ट्रिगर पॉइंट को कनेक्ट कर दिया किससे, ये जो हमारा नया मेथड है, ठीक, ये नए मेथड, ये सब जो निकल रहे हैं ये सब क्या कंट्रोल सिग्नल नहीं, ये सब ट्रिगर करेंगे इन पॉइंट्स को, ठीक। पहले अब इस मेथड को समझ लेते हैं, तब पता चलेगा कि क्या यूज़ है, ठीक। अब इसमें हम डी फ्लिप फ्लॉप की जगह एक बड़ा सा एस आर फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे। एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या होता, पढ़ा नहीं पढ़ा, तो एस आर फ्लिप फ्लॉप वो होता है जो डिले देता है, समझ लो, ये भी, इसका भी काम वही है कि ये भी डिले देगा, बस जब यहाँ बिगन होगा, यानी कि जब हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा, बिगन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, बिगन की वैल्यू 1 होगी, और जब बिगन की वैल्यू 1 होगी तो क्यू की वैल्यू 1 होगी और क्यू नॉट की वैल्यू 0 होगी, ठीक, इतना तो पता, ठीक है। जब एस की, यानी कि बिगन की वैल्यू 1 होगी, एस की वैल्यू 1 होगी, यानी कि क्यू की वैल्यू 1, क्यू नॉट की वैल्यू, क्यू नॉट की वैल्यू या क्यू डैश की वैल्यू 0 होगी, ठीक। अब यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे होता है तुम्हारी सिस्टम क्लॉक, डी 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 डी, ठीक, सिस्टम क्लॉक होती है जो हर एक इंटरवल के बाद या हर एक साइकिल के बाद अपनी वैल्यू 0 कर देती है। पढ़ा होगा ना सिस्टम क्लॉक कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे चालू करते हैं, जब एस की वैल्यू 1 तो आर की वैल्यू 0, एस की वैल्यू 1 तो क्यू की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, ठीक। चलो प्रोसेस बिगिन करते हैं। जब प्रोसेस बिगिन होगा तो यहाँ पे इसको वैल्यू 1 मिली क्यू को, तो मतलब यहाँ पे 1 गया, इस एंड गेट में वैल्यू 1 गई, और यहाँ पे सिस्टम क्लॉक में जो पहली साइकिल होती है, पहली साइकिल हाई होती है, पहली साइकिल हाई होती है, मतलब जैसे ही यहाँ पे सिस्टम क्लॉक की वैल्यू, यहाँ पे क्या है, सिस्टम क्लॉक की वैल्यू है यहाँ पे 1, ठीक, यहाँ से भी 1 निकलेगा और वहाँ पे भी 1 है, तो एंड गेट के थ्रू आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। जब दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि ये काउंटर और ये डिकोडर दोनों ही एनेबल हो जाएंगे इस 1 के आने के कारण, ठीक। अब काउंटर क्या करेगा, काउंटर को मिलेगी, काउंटर अपने बिट्स, जैसे 3 बिट का ये काउंटर है तो 0 0 0 पहली बार में देना चालू करेगा, फिर साइकिल ऐसे बढ़ाते जाएगा। तो पहला तुम्हारा काउंटर है 0 0 0, ये देगा, प्रोवाइड करेगा, डिकोडर में डिकोड होगा, डिकोड होने के बाद जो पहला सिग्नल निकलेगा वो पहले टी स्टेट में निकलेगा, पहले टी स्टेट में निकलेगा, यानी पहला टी स्टेट में निकलेगा, यानी पहला डिले ये देगा, ठीक। जैसे पहला डिले देगा, इसको हम कनेक्ट करेंगे कहाँ से, यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। जब ये यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, इस फ्लो चार्ट को ट्रिगर करेगा या इस सर्किट को ट्रिगर करेगा कि 1 सेकेंड तक होल्ड करो, इस सर्किट को ट्रिगर करेगा कि 1 सेकेंड तक, या मतलब 1 क्लॉक साइकिल तक डिले करो, ठीक, सामने आया। ऐसे ही यहाँ से निकला, प्रोसेस बिगन, वो मतलब दूसरी वैल्यू आई, दूसरी वैल्यू 0 0 1 आ गई, ठीक, 0 0 1 आ गई दूसरी वैल्यू, फिर इसका डिकोड हुआ, डिकोड होने के बाद जो 1 पे गया 1, फिर दूसरी बार आएगा, दूसरी बार में यहाँ पे कनेक्ट होगा, फिर ऐसे ही करके ये सारे 3:8 का है ना, तो 8 तुम्हारे क्या हो जाएंगे, 8 ट्रिगर पॉइंट्स, मतलब ऐसे बढ़ा सकते हो ट्रिगर पॉइंट्स को, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब तुम्हारे कंट्रोल सिग्नल नहीं, ये सब हैं तुम्हारे ट्रिगर पॉइंट्स। तो जैसे ही इसमें अलग अलग वैल्यूज आनी चालू होंगी या ये डिकोड होना चालू करेगा, अलग अलग 0 1 2 3 4 मतलब सारे काम करना चालू करेंगे। कितने एक मतलब कुछ डिले के बाद। और डिले कैसे आएगा ये देखते हैं। जैसे ही यहाँ पे 1 था, पहली बार में 1 था और 1 था, यहाँ ये इनेबल हुआ, काउंटर ने अपनी वैल्यू दी, डिकोडर में डिकोड हुआ, पहली वैल्यू 0 मतलब पहला ट्रिगर पॉइंट निकल गया, ठीक, ख़त्म। अब वैसे ही जैसे ही पहली साइकिल ख़त्म होगी, यहाँ पे ये क्लॉक साइकिल अपनी वैल्यू 0 कर लेगा। पहली साइकिल ख़त्म हुई तो सिस्टम क्लॉक ने अपनी वैल्यू 0 कर ली। अब ये Q तो 1 ही था, लेकिन यहाँ पे 0 हो गया, और 1 और 0 एंड गेट से निकलेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा,
और ये दोनों डिसेबल हो जाएंगे, यानी 1 सेकंड के लिए या 1 क्लॉक साइकिल के लिए ये दोनों डिसेबल हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर से क्लॉक साइकिल हाई पे जाएगा यानी 1 पे जाएगा, फिर से यहाँ से सिग्नल 1 निकलेगा, फिर से इन दोनों का आउटपुट 1 हो जाएगा, ये दोनों इनेबल हो जाएंगे। फिर अपनी ये दूसरी वैल्यू देगा, फिर से डिकोड होगा, फिर एक ट्रिगर पॉइंट निकलेगा, ठीक, ऐसे ट्रिगर निकलेगा, ट्रिगर निकलने के बाद यहाँ पे डिले होता जाएगा। ट्रिगर क्या है यहाँ का, डिले है, ठीक। तो ऐसे ही ये मतलब अपनी साइकिल्स को कंप्लीट करेगा, एक हाई लो सिस्टम क्लॉक चलता रहेगा, ठीक। और वो जब प्रोसेस तुम्हारा एंड हो जाएगा तो यहाँ एंड की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये बिगिन की वैल्यू 0 हो जाएगी। एंड की वैल्यू 1 हो जाएगी यानी आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, आर की वैल्यू 1 हो जाएगी मतलब क्यू डैश की वैल्यू 1 हो जाएगी और क्यू नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। समझ में आया क्या बोला? जब एंड की वैल्यू 1 हो जाएगी, आर की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, आर की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्यू डैश की वैल्यू 1 हो जाएगी और क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब यहाँ 0 हो जाएगा तो एंड गेट से कोई एक भी अगर तुम्हारा इनपुट 0 है तो मतलब काउंटर और डिकोडर दोनों को डिसेबल कर देगा। क्या? काउंटर और डिकोडर दोनों को ही डिसेबल कर देगा। काउंटर और डिकोडर दोनों को डिसेबल कर देगा यानी कि तुम्हारा प्रोसेस एंड हो चुका, अब तुम्हें और ट्रिगर पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंट्रोल सिग्नल्स नहीं है, ये ट्रिगर पॉइंट्स है, ट्रिगर पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं, ठीक। तो जैसे तुम्हारा प्रोसेस एंड होगा यहाँ वैल्यू 0 हो जाएगी और ये एंड गेट के थ्रू इन दोनों को डिसेबल कर देगा, यानी ना काउंटर चलेगा ना डिकोडर, ठीक। अब पैरेलली उसके साथ ये भी होगा कि क्यू डैश की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्यू डैश की वैल्यू 1 हो जाएगी यानी कि ये प्रोसेस रीसेट कर देगा। तुम्हारे पास 2 टाइप के रीसेट होते हैं, या तो जब तुम्हारा प्रोसेस ख़त्म हो जाए, जब मतलब तुमने कॉपी कर लिया, समझ लो एग्जांपल ले लो, एक फाइल से वहाँ कॉपी छोड़ो, स्टॉप वॉच का एग्जांपल ले लो सिंपल सा। जब तुम्हारा मतलब एक लैब कंप्लीट हो गया तो तुमने क्या करते हो, रीसेट कर देते हो। एक खुद रीसेट करते हो, एक हार्ड रीसेट होता है। तो जब मतलब प्रोसेस एंड हो जाता है तब रीसेट होता है, प्रोसेस एंड हो जाता है तब रीसेट होता है, और एक दूसरा हार्ड रीसेट होता है जब तुमने बीच में बटन दबा दिया। तो 2 टाइप के रीसेट। जब एक हार्ड रीसेट करोगे यानी तुमने ऊपर से बटन दबा दिया मतलब हार्ड रीसेट कर दिया, तो सिस्टम कहाँ से चालू होता है, हमेशा बिगनिंग से चालू होता है। जब तुम सिस्टम को बंद करते हो तो मतलब बीच में से तो रिज्यूम नहीं करेगा जब तक तुमने मतलब बहुत ही उससे मतलब बंद किया। किससे? अरे मतलब बटन दबा के घुसेड़ के बंद कर दिया तभी तो रिज्यूम करेगा। लेकिन जब रीसेट करोगे, हार्ड रीसेट करोगे, तो सिस्टम अपने सारे प्रोसेसेस बिगिन शुरुआत से शुरू करेगा ना, कहीं बीच से तो चालू नहीं करेगा। तो जब हार्ड रीसेट करोगे तो यहाँ से निकलेगा, ये कौन सा गेट है, ये तुम्हारा और गेट है। या तो तुम्हारा हार्ड रीसेट से हो जाएगा, या तो तुम्हारा हार्ड रीसेट से ये सिस्टम पूरा काउंटर और ये रीसेट हो जाएगा डिकोडर, यानी फिर से अपनी वैल्यू देना चालू करेगा 0 0 0 से, ठीक। जब तुम हार्ड रीसेट कर दोगे तब तुम्हारी जब और गेट से निकलेगा और ये रीसेट हो जाएगा तो तुम्हारा काउंटर फिर से वैल्यू देना करेगा 0 0 0 से चालू करेगा। या फिर जब तुम्हारा ये प्रोसेस एंड हो जाएगा, यहाँ पे 1 वैल्यू है, अब और गेट में से कोई एक भी इनपुट 1 होगा तब भी रीसेट कर देगा, मतलब तब भी काउंटर अपनी 0 से वैल्यू देना चालू करेगा 0 0 0 से। इसीलिए या तो तुम हार्डवेयर का हार्ड रीसेट का यूज़ करो, या तो जब प्रोसेस तुम्हारा एंड हो जाएगा तब का वेट करो कि रीसेट कर दे, ठीक। और यही ये जो डायग्राम है, ये जो सर्किट है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये सब जो है ये इसको डिले प्रोवाइड करता है। किसको? इन सब ट्रिगर पॉइंट्स को डिले प्रोवाइड करता है, ठीक। तो इसीलिए ये सीक्वेंस काउंटर मेथड जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यही हार्डवायर कंट्रोल यूनिट में तुम्हें यही डायग्राम बनाना है। हार्डवायर कंट्रोल यूनिट का जो क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का आएगा, 90% चांसेस है, हमेशा आता है कि 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इसमें तुम्हें ऐसा फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हुए ये डिले पॉइंट्स दिखाना पड़ेगा कि ये ट्रिगर पॉइंट कहाँ कहाँ शो कर रहा है और ये सब कैसे आया। इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, ये फ्लो चार्ट। तो पहले कहाँ से आंसर चालू करोगे? आंसर यहाँ से चालू करोगे कि जब हम डिफरेंट ट्रिगर पॉइंट्स, डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स का यूज़ करते हैं, यानी फैचिंग में यूज़ करते हैं, फिर स्टोरिंग, एग्जीक्यूशन में, सब में यूज़ करते हैं, तो सबके पीछे में डिले चाहिए तो हम डी फ्लिप फ्लॉप्स लगाएंगे। लेकिन मतलब मैक्स जब नंबर बढ़ जाएंगे डी फ्लिप फ्लॉप के
तो इतने ज़्यादा डी फ्लिप फ्लॉप लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक टाइम पे एक ही डी फ्लिप फ्लॉप वर्क करता है, एक ही डी फ्लिप फ्लॉप हॉट होता है, बाकी सब इनएक्टिव पड़े होते हैं। तो इससे अच्छा हम क्या यूज़ करते हैं, इससे अच्छा हम SR फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं। जो SR फ्लिप फ्लॉप होता है एक टाइम पे एक ही डी सिग्नल प्रोवाइड करता है, यानी ट्रिगर पॉइंट प्रोवाइड करता है, मतलब अपने हिसाब से सब कुछ मैनेज कर लेता है। SR फ्लिप फ्लॉप एक ही लगाना पड़ता है, मतलब इतने ज़्यादा नंबर्स में नहीं लगाने पड़ते हैं। जब S की वैल्यू 0 होगी, S की वैल्यू मतलब जब प्रोसेस बिगिन करेगा तुम्हारा Q की वैल्यू 1 होगी, यहाँ 1 होगा, और सिस्टम क्लॉक भी तुम्हारी स्टार्टिंग में हाई रहती है, तो दोनों 1 रहेगा तो ये इनेबल कर देगा। काउंटर अपनी पहली वैल्यू देगा 0 0 0 0 0 0 से स्टार्टिंग करेगा, ये डिकोड होगी तुम्हारे पहला टी स्टेट निकलेगा। पहला टी स्टेट निकलेगा यानी तुम्हारा पहला ट्रिगर पॉइंट कंप्लीट होगा। पहला ट्रिगर पॉइंट कंप्लीट होते ही यहाँ पे तुम्हारा सिस्टम क्लॉक की वैल्यू लो हो गई, यानी कि ये काउंटर और डिकोडर डिसेबल हो जाएगा, यानी दूसरी वैल्यू एक क्लॉक साइकिल के बाद ही दे पाएगा। इसी तरीके से ये एक क्लॉक साइकिल के बाद अपनी वैल्यूज़ यानी कि ट्रिगर पॉइंट्स देता जाएगा, और इसी तरीके से डिले प्रोड्यूस करेगा। ठीक, यही सब इसका यूज़ है सीक्वेंस काउंटर मेथड का। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, पढ़ लेना, अच्छा सा क्वेश्चन है। आगे पढ़ेंगे हम सॉफ्टवेयर माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ठीक, वो समझ लो सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होता है। वो भी 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों आते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये क्लियर हुआ, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।